वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल 1 में। तो आज आप लोगों का फिर से ये सीरीज 2 भाग 2 पार्ट 2 परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 अर्धवार्षिकांक दिसंबर 2020 से मई 2021 तक का अपडेटेड है। लक्ष्य 3 मंथन पार्ट 2, ये आज का जो है आपका पार्ट 2 है। ओके, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका अपलोड किया जा चुका है, आप थंबनेल जाके चैनल पे देख सकते हैं। पार्ट 1 परीक्षा मंथन 3। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। पीछे का 3 पॉइंट बच गया था, उसे हम लोग रेगुलर कर लेते हैं। ये छूटा हुआ है, चूँकि हम लोग पेज बाई पेज कर रहे हैं। टोटल इसमें 200 के पेज है और 5 नंबर पेज से स्टार्ट है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आज हम लोग पेज नंबर पहले फर्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो था 5 नंबर और 6 नंबर पेज हम लोग का हो गया था, उसमें 2 पॉइंट बचा था, उसे हम लोग अभी रेगुलर कर लेंगे। रेगुलर करने से पहले आप लोगों से कहना है कि सारे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो को भगा कर ना देखें। एग्जामिनेशन में कहीं से भी कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है, इसलिए करेंट के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो कोई भी पॉइंट को न छोड़ें। ये बुक रामबाण जैसी साबित होती है एग्जामिनेशन में। आप लोग पहले पढ़े होंगे तो पता ही होगा, इसीलिए पॉइंट बाय पॉइंट जरूर पढ़ें। और हाँ, जो भी नए हमारे छात्र छात्राएँ हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस पीडी का, प्लेटफॉर्म का, मंथन का और बिहार के लिए हमारा केबीसी नैनो का करंट अफेयर सीरीज जारी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सीरीज नंबर 2। हम लोग कर चुके थे रक्षा उत्पादन के लिए भारत सरकार की पहलें। 2 पहल हम लोग पहले ही कर चुके थे। आईडेक्स देश की बहुत प्रभावी और अच्छी तरह, उसी को रेगुलर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 का ये छूटा हुआ पार्ट है, उसे हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। आईडेक्स देश की बहुत प्रभावी और अच्छी तरह की क्रियान्वयन तथा रक्षा स्टार्टअप प्रणाली है। यह आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में निर्णायक कदम है। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत भारत विभिन्न रक्षा उपकरणों और मिसाइल उत्पादन क्षमता को लगातार बढ़ावा दे रहा है। कोरोना संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, ये हम सभी जानते हैं। अब समय आ गया है कि भारत हर क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करे, हर क्षेत्र में, क्योंकि अब भी भारत अपनी रक्षा जरूरतों का लगभग 60% सामान आयात करता है। ओके, 60% सामान हम लोग आयात करते हैं। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सहित कई क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर आयात होता है। देश में प्रौद्योगिकी के स्तर पर कोरोना संकट के बाद अब बदले हुए भारत की कल्पना करनी होगी, जिसमें हर क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करते हुए देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना होगा, ताकि बेरोजगारी भी न रहे, लोगों को यहाँ से बाहर न जाना पड़े। आज हमारे देश की अनेक सरकारी कंपनियां विश्व स्तर के हथियार बना रही हैं और भारत विश्व के 42 देशों को, याद रखेंगे कितने देशों को, 42 देशों को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेक इन इंडिया से आगे अब चल रहा है मेक फॉर वर्ल्ड की नीति पर चलते हुए केंद्र सरकार ने 2024 तक 45,000 करोड़ रुपए का सालाना रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। सरकारी आंक 45,000 करोड़, याद रखिएगा। आंकड़ों से 35,000 करोड़, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 35,000 करोड़ रुपए सालाना रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। सरकारी आंकड़ों से इधर अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो 2016-17 में भारत का रक्षा निर्यात 1521 करोड़ रुपए था, जो 18-19 में 10,745 करोड़ रुपए हो गया है, तक पहुंच गया, यानी करीब 700% की बढ़ोतरी हुई है। भारत ने 2 वर्षों में हासिल की, जो भारत की निर्यात क्षमता को प्रदर्शित करती है। आयात तो करते ही हैं अभी भी, लेकिन निर्यात क्षमता भी बढ़ी है। आइए अब अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है हमारा क्या, डिजिटल मैपिंग एवं भारत, डिजिटल मैपिंग एंड इंडिया। पहला पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग, देश के भौगोलिक मानचित्र क्षेत्र और सटीक डिजिटल मैपिंग
दैट मीन मानचित्र तैयार करना, जो को उदार बनाना अहम सुधार है। सर्वे ऑफ इंडिया SOI की पहली बार ड्रोन की मदद से देश का डिजिटल नक्शा बनाने जा रहा है। ओके, सर्वे ऑफ इंडिया जो है देश में पहली बार डिजिटल नक्शा बनाने जा रहा है, और किसकी मदद से? तो ड्रोन की मदद से। याद रखेंगे, इसके लिए 3 डिजिटल केंद्र बनाए गए हैं जहां से पूरे देश का भौगोलिक डिजिटल डेटा बनाया जाएगा। सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाले GPS सिस्टम की अपेक्षा यह डिजिटल नक्शा ज़्यादा सटीक और स्पष्ट होगा। जो लोग GPS कहते हैं, अब GPS की जगह पे क्या हो जाएगा? डिजिटल नक्शा, और स्पष्ट होगा। और कारणों से कुछ प्रतिबंधित लागू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? डिजिटल मैपिंग के विविध पहलू। किसी स्थान से जुड़ी सटीक जानकारी आधुनिक डिजिटल व्यवस्था का अहम हिस्सा है। यह सेवा प्रदान करने वाले किसी भी उद्योग, मसलन ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और परिवहन के लिए अहम है। यह शहरी नियोजन, भवन निर्माण और अचल संपत्ति, सड़क और नहर निर्माण, बिजली ग्रिड विकास, खनन और कृषि के क्षेत्रों के लिए भी अहम है। कहा जा सकता है कि यह इस क्षेत्र में काम कर रहे 150 से अधिक स्टार्टअप के लिए भी काफ़ी अहम है। हालांकि कुछ प्रतिबंध बरकरार है, और ये इस प्रकार किए गए हैं कि स्थानीय सेवा प्रदाताओं के लिए सहायक साबित हों। डेटा का भंडारण और प्रसंस्करण भारत में होना चाहिए, और 1 मीटर से कम दूरी का सटीक मानचित्रीकरण केवल भारतीय संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए। उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों को जमीनी सर्वे की मदद से पुष्ट करने का काम भी केवल भारतीय संस्थान का कर सकते हैं। सुरक्षा के कारणों से कुछ प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं, जिसके चलते वायुसेना अड्डों जैसी कुछ प्रतिबंधित जगहों को शायद डिजिटल मानचित्र पर चिन्हित नहीं किया जा सकेगा। विदेशी संस्थान मसलन गूगल मैप और एप्पल आदि को वैश्विक भू मानचित्र बाजार में अग्रणी हैं। उन्हें स्थानीय साझेदारों की मदद से काम करना होगा। वे आंकड़ों को विदेश नहीं ले जा सकते। भू मानचित्रीकरण के कई स्तर हैं। डिजिटल मैपिंग के लाभ क्या होंगे? अब लाभ को भी हम लोग देख लें। यह बहुत बड़े पैमाने पर समय और लागत की बचत कर सकता है। स्ट्रीट व्यू की मदद से नगर निगम के कर संग्रह को बेहतर बनाया जा सकता है। यह जोमेटो और उबर जैसी सेवाओं के लिए सहायक हो सकता है। इसकी सहायता से किसी बीमारी के प्रसार पर नज़र रखी जा सकती है। पर्यावरण संकेतकों मसलन जंगलों के कम होने या पौधारोपण पर नज़र रखी जा सकती है। बेहतर नाली व्यवस्था कायम की जा सकती है। सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जा सकती है। ये मेंस के लिए भी अच्छा पॉइंट है, और पीटी के लिए तो है ही। नई नीति का पूरा लाभ उठाने के लिए स्थानीय स्तर पर तकनीकी स्थानांतरण पर निर्भर होना होगा, जो वैश्विक मैपिंग संस्थानों से होने वाले तकनीक हस्तांतरण पर निर्भर करेगा, या फिर तेजी से क्षमता निर्माण पर काम करना होगा। ऐसे काम में ड्रोन का इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक करना होगा। यही कारण है कि ड्रोन के इस्तेमाल के मामले में कम प्रतिबंध वाली नीति जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियां और उनके क्रियान्वयन का पर दिशा निर्देश क्या है? बिग इंटरनेट मीडिया कंपनीज के बारे में क्या दिशा निर्देश है उनके क्रियाकलापों पर, उसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार ने बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियों को प्रभावित करने का मानक तय किया है। नई भाषा के तहत 50 लाख या इससे ज़्यादा यूजर वाली कंपनी को सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरी माना जाएगा। इससे कम यूजर वाली कंपनियां इंटरमीडियरी मानी जाएगी, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। महत्वपूर्ण या बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियों को कंटेंट की निगरानी और शिकायतों पर कार्रवाई के लिए सरकार की ओर से किए गए कुछ सख्त प्राविधानों का पालन करना होगा।
कंपनियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है उसे भी देख लें। सरकार के अनुसार यूजर की संख्या के आधार पर कंपनियों को 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। साथ ही स्पष्ट किया था कि महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखी गई कंपनियों को दिशा निर्देशों के तहत कुछ अतिरिक्त परिविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इस वर्गीकरण का पैमाना बाद में बताने के लिए कहा गया था, जिसे अब स्पष्ट कर दिया गया है। नए नियमों के तहत सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी को शिकायत के निपटारे के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवांसेज ऑफिसर नियुक्त करना होगा। तीनों अधिकारी भारत में ही रहेंगे। साथ ही इन कंपनियों को शिकायत पर की गई कार्रवाई के लिए हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। अब बात करें इंटरनेट पर आपातकालीन आपत्तिजनक सामग्रियों के लिए दिशा निर्देश। आपत्तिजनक सामग्री सरकार के दिशा निर्देशों के तहत इंटरनेट मीडिया कंपनियों को सरकार या अदालत के निर्देश के बाद भी किसी आपत्तिजनक कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। साथ ही शिकायत मिलने पर नग्नता फैलाने वाली या किसी की छेड़छाड़ की हुई तस्वीर को 24 घंटे में हटाना होगा। 24 घंटे में याद रखेंगे। सरकार या अदालत की ओर से पूछे जाने पर कंपनियों को किसी पोस्ट को मूल रूप से तैयार करने वाले के बारे में भी बताना होगा। अगर कोई कंटेंट विदेश से तैयार कर इंटरनेट मीडिया पर डाला गया है तो कंपनियों को यह बताना होगा कि भारत में सबसे पहले उसे किसने शेयर किया। सरकार ने ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज मीडिया के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे OTT पर परोसे जाने वाले कंटेंट पर निगरानी संभव होगी। साथ ही डिजिटल न्यूज मीडिया में फर्जी और भ्रामक तथ्यों वाली खबरों पर लगाम लगेगी। इन चीज़ों को लेकर होगी सख्ती। किन चीज़ों को लेकर होगी भाई सख्ती? तो सरकार ने नए दिशा निर्देशों के तहत बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियों के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान किया है। जैसे करनी होगी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कंटेंट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवांसेस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। शिकायतों पर की गई कार्रवाई को लेकर हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट भी तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। कोर्ट या सरकार के कहने पर 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। कोई भी विवादास्पद कंटेंट होता है तो उसे 36 घंटे के अंदर, नग्नता या कोई गंदी पिक्चर या कुछ होती है तो 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। अब आते हैं जल शक्ति अभियान 2.0। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया गया। 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई और नवंबर 2021 के आखिर तक इसे जारी रखा जाना है। याद रखिएगा, जल शक्ति अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस जो मनाया गया है मार्च 2022 तक, और जल शक्ति अभियान को द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है और नवंबर 2021 के आखिर तक इसे जारी रखना है। आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान मिट्टी और जल संरक्षण के उपाय किए जाते हैं, जो ऐसा करने के लिए अनुचित समय होता है। जल शक्ति अभियान को 1 जुलाई 2019 को आरंभ किया गया था। जल शक्ति अभियान को 1 जुलाई 2019 को आरंभ किया गया था, याद रखेंगे। इस अभियान के तहत जल संकट से जूझ रहे देश के 256 जिलों को शामिल किया गया था। इस अभियान को दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों में 1 जुलाई से 15 सितंबर तक, जबकि उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक संचालित किया जाता है। कैच दी रेन, बारिश की बूंदें सहजने का अभियान। जल संरक्षण की दिशा में देश ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की। इस अभियान का लक्ष्य बारिश की बूंदों को सहेजना है तथा मानसून आने तक मनरेगा के फंड का इस्तेमाल वर्षा जल संरक्षण की दिशा में किया जाएगा। देश में वर्षा जल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जो चिंता की बात है। जितना वर्षा जल संरक्षित होगा, भूमिगत जल पर निर्भरता उतनी ही कम होगी। कैच द रेन अभियान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। जल संरक्षण कब तक चलेगा? कैच द रेन अभियान, याद रखेंगे, 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। इसे याद रखेंगे, कैच द रेन अभियान।
जल संरक्षण को लेकर ज़्यादा जागरूकता फैलाने और ऐसे प्रयासों में जन सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही मानसून से पहले नहरों कुओं की सफाई और जल संरक्षण की इतनी क्षमता को बढ़ाना होगा कि देश को जल संकट से बचाने के लिए इस दिशा में तेजी से काम करना। अगले 100 दिन हर गांव में जल संरक्षण की तैयारी को समर्पित होनी चाहिए। भारत की आत्मनिर्भरता जल संसाधनों की, ये तो समझ गए आप। तो क्या है, जिम्मेदारी निभानी। कैच द रेन अभियान का लक्ष्य क्या है? जन सहभागिता बढ़ाते हुए जमीनी स्तर तक पहुंचाना। सरकार ने जल प्रशासन को नीतियों एवं फैसलों में प्राथमिकता पर रखा है, क्योंकि कहना भी है जल ही क्या है, जीवन है। अब जल शक्ति अभियान हेतु मानसून की उपयुक्त समय कौन सी है? मानसून की शुरुआत से पहले जलधारा और जल धारण करने वाले तालाबों, झीलों तथा जलाशयों की साफ सफाई, तलों की सफाई और उसके विस्तार जैसे कार्यों को पूरे करने की आवश्यकता है, क्योंकि तल अगर साफ नहीं रहेगा तो हमारा वाटर लेवल क्या होता है, कमजोर हो जाता है। मानसून से पहले का शुष्क मौसम वर्षा जल संग्रहण अवसंरचना के निर्माण या पुरानी अवसंरचना की मरम्मत और विस्तार के लिए भी उपयुक्त अवधि होती है। मानसून आने के बाद बारिश के कारण इन परियोजनाओं के काम को अक्सर रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि मानसून आने के पहले ही इस तरह के परियोजनाओं को समाप्त करना चाहिए। मौजूदा जल शक्ति अभियान का मूल उद्देश्य युगों पुरानी अवधारणा यथास्थान ग्रहण करना और वर्षा जल संरक्षित करने के अनुरूप है। यह अभियान के आदर्श वाक्य है, जहां और जब बारिश पड़े उसे लपक लो, परिलक्षित होता है। यह पिछले नारे खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में को सही ढंग से तैयार किया गया संस्करण है। मृदा और जल विशेषज्ञों ने इसे खेतों और गांवों में गैर मौसम की आकस्मिक जरूरत को पूरा करने के लिए अधिशेष वर्षा जल भंडारण के सर्वोत्तम साधन के रूप में देखा था। वैज्ञानिकों ने कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस दृष्टिकोण की क्षमता का प्रदर्शन तक भी किया था। हालांकि जल की इस निराशाजनक दिखने वाली रूपरेखा के कारण उम्मीद की किरण यह है कि अनुमानित कमी काफी हद तक उपलब्ध पानी के कुप्रबंधन का परिणाम है और इस वजह से इसके बेहतर प्रबंधन के जरिए इसे कम किया जा सकता है। मतलब जल की इस निराशाजनक दिखने वाली रूपरेखा में क्या है, तो काफी हद तक उपलब्ध पानी के कुप्रबंधन का भी परिणाम है। हम लोग प्रबंध से उसे रखते नहीं हैं, के जरिए कम किया जा सकता है। कई मौसम वैज्ञानिक और जल वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत स्वाभाविक रूप से पानी की कमी वाला देश नहीं है। पानी को अव्यवस्थित रूप से नष्ट करने से भारत में जल प्रबंधन की स्थिति खराब हुई है। वास्तव में भारत दुनिया के 2 सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भूमध्य रेखीय पट्टी और मानसून क्षेत्र में स्थित है। देश की औसत वार्षिक वर्षा 117 से 120 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा, देश की औसत वार्षिक वर्षा 117 से 120 सेंटीमीटर है और जबकि वैश्विक औसत 100 से 110 सेंटीमीटर। लेकिन वर्षा जल का करीब 88 सेंटीमीटर का बड़ा भाग केवल 4 महीने जून से सितंबर के मुख्य मानसून सीजन में ही पड़ता है। केवल एक छोटा सा हिस्सा ही शीतकालीन वर्षा और बाकी सालें बर्फबारी के रूप में पड़ता है। अगर विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंध किया जाए तो पानी की यह मात्रा देश की वास्तविक जल आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम होगी। वर्तमान में गैर मौसम इस्तेमाल के लिए इस पानी के 10 से 20% से अधिक भाग का सतह या भूमिगत जलीय चट्टानीय परत में संचय और संग्रह नहीं किया जा सकता है। बाकी भाग बाढ़ का कारण बनता है और मृदा अपरदन करते हुए महासागरों में बेकार चला जाता है और पिछले जलाशयों में तलछट जमा कर देता है। उपलब्ध वर्षा जल का दक्षतापूर्ण तरीके से उपयोग करने, उपयुक्त रूप से संरक्षण करने और जल जमा करने का स्तर बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। मौजूदा जल शक्ति अभियान जैसी कभी कभार वाली जल संरक्षण मुहिम पर्याप्त नहीं रहेगी। अस्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए इस अभियान को वर्षों तक जारी रखने की आवश्यकता होगी। यह नहीं कि अभियान चालू हुआ और खत्म हो गया तो उससे कुछ होने वाली नहीं है। अब हम लोग देखते हैं
नीट 2.0 क्या है। ओके, फरवरी 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सहयोग से प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग नीट जिसे बोलते हैं का दूसरा संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। उद्देश्य नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 2.0 NIT 2.0 नीट का उद्देश्य शिक्षा प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक और निजी पहल को एक साथ लाना और ऑनलाइन शिक्षण को एक सामान्य मंच पर लाना है। गौरतलब है कि नीट के पहले संस्करण की घोषणा 2019 में की गई थी। पहल के बारे में बात करें तो नीट 2.0 भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अभिनव शुरुआत है जो लाखों विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप अपने कौशल को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने में सहायता करेगी। यह पहल आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है क्योंकि नीट से अपने देश में शुरू हुई एडुटेक कंपनियों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में मदद मिली है। नीट 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर 48 से ज़्यादा शिक्षा तकनीक एडटेक से जुड़ी कंपनियों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के साथ समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है पर हस्ताक्षर किए। नीट के पोर्टल पर शामिल करने से पहले इन कंपनियों के 79 उत्पादों का 4 चरणों में मूल्यांकन किया गया। इससे जुड़े विशेषज्ञों ने उन उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए 2500 से ज़्यादा मूल्यांकन किए। ये एडटेक कंपनियां कई श्रेणियों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती है जैसे उच्च बिक्री योग्य कौशल से जुड़ी ई सामग्री, प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम, मूल्यांकन परीक्षा, माइक्रो साइकोमेट्रिक टेस्ट व मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI परीक्षान, प्रयोगशाला उपकरण, कोडिंग कौशल और परीक्षा शिक्षण से जुड़े गेम्स, कैरियर संबंधी परामर्श, इंटर्नशिप में सहयोग। तो ये आज का आपका लक्ष्य परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 का सेकेंड पार्ट, ये पार्ट 2 है। सेकेंड पार्ट इंडुआ, ये पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 2 याद रखेंगे। तो समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज हम लोग यहीं पे विराम लगाते हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा बनाने से मतलब नहीं है। आप इस टॉपिक को भी आपको कवर करना है। अभी थोड़ा आप लोगों को बोरिंग भी लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन इसी से आता है क्योंकि जो मैटर करेंट में रहेगा उसे तो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे 2.0 खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कैच द रेन है क्या, बारिश की बूंदे सहजने का अभियान है। कैच द रेन आप लोग देखें, कैच द रेन है क्या, तो बारिश की बूंदे सहजने का अभियान है। कैच द रेन अभियान एक्चुअली में 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। पॉइंट आउट कर सकते हैं कैच द रेन। उसी तरह से आगे फिर चलेंगे हम लोग। नीट 2.0 भी हमारा हो गया, जल शक्ति अभियान 2.0, नीट 2.0 भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के बारे में जानेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 3 में, इसके पार्ट 3 में। इसीलिए जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। चलिए, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। आपकी कमेंट, सुझाव और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें और सुरक्षित रहें क्योंकि अब एग्जामिनेशन में काफ़ी विलम्ब नहीं होने वाली है। इसलिए अच्छे से पढ़ें।